एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो हमारी मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसी के तहत दोस्तों आज जो है निबंध की यह कॉपी आपके लिए लाई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों इस कॉपी में 3 निबंध लिखे गए हैं, जिसमें से एक निबंध जो है वह 50 अंक का और अन्य 2 निबंध 25-25 अंकों के लिखे गए हैं। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम करीब 8 से 9 पेज जो मुख्य परीक्षा में जैसा कि लिखा जाता है उसी के तहत एक पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नो डाउट ये वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें 8 से 9 पेज पढ़ाए जाने हैं, लेकिन अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपके बहुत सारे जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है, आंसर्स को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यहाँ पर दोस्तों जो 50 अंक का निबंध का फर्स्ट टॉपिक है वह है भारत में बढ़ता खाद्य संकट। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं दोस्तों। यह आप यह मानकर चलिए जो भी आप विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर पढ़ रहे हैं तो वो आपका या तो 3 नंबर में आ सकता है, या तो 6 नंबर में, या 15 नंबर में। और वैसे ही अगर आप यहाँ पर जो ऐसे देख रहे हैं तो वह ऐसे आपका या तो 25 नंबर में आ सकता है या फिर 50 नंबर में आ सकता है, इसीलिए आप इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। भारत में बढ़ते खाद्य संकट में क्या है दोस्तों, यह पूरी चेक्ड कॉपी है। इसमें आपको बताया जाएगा कितने नंबर मिले हैं और क्यों इतने नंबर मिले हैं, टोटल कितने मार्क्स मिले हैं। तो भारत में बढ़ता जो खाद्य संकट है वह है वर्तमान समय में मनुष्य कोरोना से जूझ रहा है। हालांकि अब कई देशों के अथक प्रयासों से अब वैक्सीन न सिर्फ विकसित हुई बल्कि अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में वैक्सीन लगना भी चालू हो गई है। शायद कुछ समय बाद हम कोरोना महामारी पर विजय पाकर उसे भूल जाएंगे, परंतु पिछले ही हफ्ते दोस्तों, चूंकि इन्होंने कोविड से रिलेट किया है, कोविड से रिलेट मतलब करने का मतलब यह नहीं कि आप हर प्रश्न में कोविड को डाल लें, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो कि वर्तमान में जो इश्यूज चल रहे हैं उससे आप रिलेट करके जो भी अपने आंसर्स लिखेंगे तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो पिछले ही हफ्ते ग्रीगेरियस माइग्रेटोरिया मेरे सपने में आया और उसने मुझे डराया। यह नाम सुना सा लगता है, कहीं ना कहीं इसे मैंने देखा होगा। मेरा कौतूहल इस विषय अनसुने नाम के जागा और मैंने गूगल करना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने गूगल किया गिरगेरियम और माइग्रेटोरिया अंकित किया तो मैंने सामने लंबी चौड़ी जानकारी इसी शीर्षक पर पाई। इसमें लिखा है दोस्तों जो ग्रीगेरियस माइग्रेटोरिया मनुष्य जाति के अस्तित्व समाप्ति के संकेत। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन व कृषि एवं खाद्य संगठन से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने सभी देशों को इसके प्रति सचेत रहने के लिए कहा है। क्या है दोस्तों, यह ग्रीगेरियस माइग्रेटोरिया यह मनुष्य जाति के अस्तित्व की समाप्ति का संकेतक है। दोस्तों जब आप इस प्रकार से अपने निबंधों को लिखते हैं तब जो एग्जामिनर है उसको भी पढ़ने का मन करता है कि आखिर यह ग्रीगेरियस माइग्रेटोरिया क्या है और इस स्टूडेंट्स की कितनी बुद्धि है, इस स्टूडेंट्स ने इसको किससे रिलेट करके लिखा है। जब आप ऐसे तथ्यों का समावेशित करते हैं तब आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, परीक्षक आपसे बहुत खुश होते हैं और आपको भर भर के नंबर देते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ अपनी कॉपी में निश्चित तौर पर करने की कोशिश करें। निस्संदेह यह एक भयंकर त्रासदी बन सकती है, परंतु हम दूसरे कारणों पर थोड़ा मनन करें तो हम पाएंगे कि अनेक कारण हैं जो हमारी खाद्य सुरक्षा को तहस नहस कर सकते हैं। हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए 2 कारण विशेषता उत्तरदायी माने जा सकते हैं। दोस्तों जो ये चेक्ड कॉपी है तो इसमें लिखा है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करें और पैराग्राफ भी छोड़ा है। मतलब यह अच्छी कॉपी है, महत्वपूर्ण शब्दों को इन्होंने अंडरलाइन भी करा है, पैराग्राफ भी छोड़ा है और छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखे हैं। मतलब पैरा भी आप छोटे छोटे बनाइए, ऐसा नहीं कि आप 1-1.5 पेज के पैरा बना रहे हैं। तो फिर इसमें लिखा है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है दक्षिण एशियाई देशों में गेहूं की उत्पादकता प्लाईवुड हो गई है। इसमें समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है। तथा इसका जो है इसका
ढूंढ लो दोस्तों, शब्द जो हैं आप थोड़ा सा क्लियर लिखिए। ये आपके लिए मैं ऐसी रियल कॉपी इसलिए आपके लिए लाती हूँ ताकि ऐसी मिस्टेक्स आपसे ना हो, जैसे एग्जामिनर पढ़ रहा और उसको शब्द ही समझ में ना आए। तो जहाँ तक इसका अक्षांश उत्तर के देशों की ओर बढ़ गया है और यह जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। उत्पादकता प्लाईवुड का अर्थ है उत्पादकता का स्थिर हो जाना, अर्थात अब उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती चाहे कितना भी खाद पानी दिया जाए। दोस्तों, यह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। निश्चय ही यह रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा पर संकट का संकेत है। दूसरा कारण दसवीं कृषि जनगणना 2015 दूसरी कृषि जनगणना 2015 से संबंधित है, जिसमें भारत की कृषि योग्य भूमि कितनी है? भारत की कृषि योग्य भूमि 1,159.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 157.14 मिलियन हेक्टेयर रह गई है, जो कि कमी का संकेत है। और सिर्फ कृषि योग्य भूमि ना सिर्फ कृषि योग्य भूमि बल्कि जंगल के क्षेत्र भी काटे जा रहे हैं। जैसा कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 बताता है, मध्य प्रदेश अव्वल रैंक पर तो अभी भी है, लेकिन उसका सघन जंगल जो क्षेत्र है वह घट गया है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है रिमार्क्स दिया गया है कि डाटा अच्छा है। आप जब भी कोई डाटा डालते हैं तो उससे आपके डाटा, आपके फैक्ट से आपके आंसर्स को बल मिलता है। और जब भी कोई इस प्रकार से डाटा डालें तो उसको हमेशा हाईलाइट जरूर करिए। यह जमीन गैर कृषि क्षेत्रों के विकास जैसे कि शहरीकरण, ढांचागत विकास के पाली में चली गई है। इसके अतिरिक्त 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। देखिए, जहां एक गैर कृषि क्षेत्रों की जो भूमि है वह निचले स्तर पर जा रही है, तो वहीं 2050 तक विश्व की जनसंख्या 9 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। क्या हम सोच सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए प्राकृतिक स्रोत भविष्य में किन किन समस्याओं को जन्म दे सकते हैं? विश्व के अनेक देशों की सरकारें इस भावी संकट को भांप गई हैं, परंतु कोई सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते को छोड़ चुका है और अभी तक सभी पेरिस समझौता पार्टियों ने इसे नहीं अपनाया है। इससे दोस्तों ये क्या मतलब है इसका कि विश्व के अनेक देशों की सरकारें भी इस भावी संकट को भांप गई हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और प्राकृतिक स्रोत कम होते जा रहे हैं, जो कि खाद्य संकट को दर्शाते हैं। जलवायु परिवर्तन का भी खाद्य संकट पर गहरा प्रभाव है। भारत पर जलवायु संकट की मार अधिक हो सकती है क्योंकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। वहीं दूसरी ओर हर वर्ष आने वाली बाढ़, चक्रवात, मानसून की बढ़ती हुई अनिश्चितता भी इसके प्राकृतिक स्रोतों को नष्ट कर रही है। दोस्तों, इसका अगर आप सीधे सीधे अर्थ समझें तो जैसे ही जलवायु परिवर्तन होगा, जलवायु परिवर्तन का खाद्य पर प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा होगा, बाढ़ होगा, तो जो हमारे प्राकृतिक स्रोत है जिनसे कि उत्पादकता बढ़ाई जाती है, तो उसकी उत्पादकता घटेगी। भारत विविध धर्मों, मत पंथों वाला देश है, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों की सीमित स्रोतों पर अधिकार करने की इच्छा भी जो है लगातार चली आ रही। यद्यपि सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी को समान खाद्य आपूर्ति मिले, तथापि कई बार प्रबल वर्ग व पितृसत्तात्मक प्रकृति है, गरीब व महिला की खाद्य सुरक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, इन्होंने यह लिखा है तो इसमें इनको गुड मिला है, मतलब काफ़ी अच्छा निबंध लिखा है। जब आप इस प्रकार से निबंध लिखते हैं तो यह आपकी गहरी समझ को विकसित करती है। करीब 2/3 जनसंख्या सरकारी वितरण प्रणाली पर अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए निर्भर करती है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन 300 मिलियन टन तक पहुंच गया है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या 20% के लगभग रह गई है। चूँकि दोस्तों इस निबंध का टॉपिक ही था बढ़ता खाद्य संकट, तो यहाँ पर जो पूरी भूमिका, जो पूरा निबंध की विषय वस्तु रहेगी वह खाद्य संकट पर ही रहेगी।
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या 20% के लगभग रह गई है। तथापि कुपोषण व भुखमरी के शिकार भारत में अब सहारा जो है, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि भारत का खाद्यान्न संकट 300 मिलियन टन तक पहुंच गया है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली लोग मतलब जनसंख्या जो है 20% तक है। तथापि कुपोषण और भुखमरी के शिकार भारत में अब सहारा अफ्रीका देशों से भी अधिक है। मतलब जो कुपोषण और भुखमरी है वह सहारा अफ्रीका देशों से भी अधिक है भारत में। पेट की क्षुधा तो शांत हो जाती है, क्षुधा का अर्थ होता है दोस्तों भूख। पेट की क्षुधा तो शांत हो जाती है, परंतु हिडन हंगर की समस्या जो है रह जाती है। हिडन हंगर का मतलब होता है दोस्तों इसमें खाने में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से निबंध में सारे आयामों को कवर किया गया है। पहले खाद्यान्न संकट के बारे में बताया गया, फिर उस खाद्यान्न संकट के भी अलग अलग आयाम बताए गए, जैसे कि पहले तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसके बाद गरीबी भुखमरी से संबंधित, इसके बाद खाद्य संकट में भी कौन कौन से संकट है, जैसे यहाँ पर हिडन हंगर की बात कही गई है जिसमें पोषक तत्वों की कमी है। अभी हाल ही में NHFS 5 के कुछ आंकड़ों से पता चला है कि 2015 से 2019 के मध्य कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि हो गई है। स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्या भी अधिक पाई गई है, अर्थात जो वेस्टेज जैसे कि अधिकतर जो सामान है वह वेस्ट फूड की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही। लोगों में अब सामान फेंकने, फास्ट फूड की जो है अधिकतर इसकी समस्या भी आ रही है। इसके अतिरिक्त कोरोना महामारी के चलते आंगनवाड़ी केंद्रों पर 13 लाख से अधिक बच्चों व महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का टेक होम राशन मिलना भी बंद हो गया है। कोविड के कारण टेक होम राशन के अंतर्गत दोस्तों इनके लिए घर पर ले जाने के लिए कच्चा राशन दिया जाता था। आंगनवाड़ी केंद्रों में भी खाना मिलता था और इनको ले जाने के लिए घर पर भी मिलता था, तो अब वह भी बंद हो गया है। वहीं दूसरी ओर पलायन करके गांव से आए मजदूरों पर शहरों में कोरोना की स्थिति ने संकट बरसाया है। काम धंधे बंद हो गए हैं, बाजार बंद हो गए हैं, बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में समाज के कमजोर तबके खाने को मोहताज हो गए हैं। वहीं शिक्षा के साथ मिड डे मील जैसी योजनाएं भी अभी बंद पड़ी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों अभी स्कूल्स, कॉलेजेस और ये सारी चीज़ें बंद हैं। स्कूल्स में मिड डे मील की जो योजना 1995 से स्टार्ट हुई थी वह भी बंद है। सच में खाद्य सुरक्षा का संकट तो है। परिवहन बंद होने से गांव से शहरों की ओर आने वाली कृषि उत्पादों जैसे कि दूध, मांस, अंडा, खाद्यान्नों की कमी हो गई है। दोस्तों इसमें लिखा है शहरी लोगों की खाद्य आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, खासतौर पर स्कूली छात्र छात्राएं व गरीब जो शहरों में दूर से आते हैं उनको भोजन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। साथ ही बाजार बंद होने से रोजगार नहीं मिल रहा है। जो कुछ सेविंग्स थी लोगों की पिछले 1 साल में कोरोना की वजह से समाप्त होने पर आ गई है। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि है सामान्य समय को देख लें तो लोगों की खाद्य सुरक्षा संकट में है। साथ ही शहरी जीवन शैली की भी वजह से स्वस्थ जो है खासकर शहरी जीवन शैली में खाद्य संकट निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें इनको बेस्ट मिला है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। इतना अच्छे आंसर में इनको आराम से 35 से 40 नंबर इसमें दिए जा सकते हैं इस वाले ऐसे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल ही रिपोर्ट जो है जारी कर भारत ने बढ़ते असंक्रामक रोगों जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर रोग आदि के बारे में बताया है। यह कि बदलती हुई जीवन शैली के कारण हो रहा है। लोग जंक फूड खाने लगे हैं जिससे हिडन हंगर की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग सिर्फ चावल व गेहूं पर निर्भर हो गए हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। फलस्वरूप किसान की गेहूं व चावल की खेती की तरफ अग्रसर हो गए हैं। वर्तमान किसान आंदोलन MSP के लिए हो रहा है। हरित क्रांति के कारण इन दोनों फसलों ने बाकी फसलों की जो रकाबजोत कम कर दी है, जैसे कि न्यूट्री सीरियल्स जिसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जैसे ज्वार,
जैसे न्यूट्री सीरियल्स जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, इनकी उत्पादकता कम हो गई है खाद्य क्रांति की वजह से। हरित क्रांति की वजह से सिर्फ गेहूं और चावल जैसी फसलों को अधिक संख्या में उगाया जा रहा है। एक और इन फसलों के खाद्यान्न वेयर हाउस की कमी के चलते सड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन फसलों ने सब्सिडी का यूज करके प्राकृतिक स्रोतों जैसे जमीन व जल को भी दूषित कर दिया है। फसलों के व्यवसायीकरण ने फसल की लागत को बढ़ा दिया है। खाद्य, पानी, दवाइयाँ आदि की खपत, गेहूं, चावल फसलों के लवणीकरण को बढ़ा दिया है। प्राकृतिक जैव विविधता को नाश कर दिया है। देखिए, फसलों का जो व्यवसायीकरण है, जैसे कि अंग्रेजों के समय में नील वगैरह की खेती, नील, अफीम की खेती को ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया। अलग अलग वर्सेटाइल फसलों का व्यवसायीकरण, ऐसी फसलों को उगाया जाना प्रारंभ हुआ जिनका व्यावसायिक मूल्य अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में खाद, दवाइयों का जो है खपत बढ़ी, जिससे कि फसलों की उत्पादकता घटी और बंजर भूमि की समस्याएं बढ़ने लगी। दवाइयों के कारण ही कीटों में दिन प्रतिदिन प्रतिरोधकता बढ़ रही है, जो अधिक खर्च को बढ़ावा देती है। यद्यपि भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली ने नई किस्मों को बनाया है, जिससे उत्पादकता भी बढ़े और खर्च भी कम हो, जैसे कि अरहर 16, PR 116, 121, जवाहर आदि किस्में जो हैं इसमें कम समय में कम पानी की आवश्यकता पड़ती है व इसके अतिरिक्त फसल समय पर जमीन मतलब जो है अतिरिक्त फसल भी ज़मीन पर उपलब्ध हो पाती है। साथ ही बायोफाइटिफिकेटन, ये डोंट नो दोस्तों क्या है, ने कई फसलों को पोषकीय कमी दूर करने में मदद की है, जैसे कि गोल्डन राइस इत्यादि जो है इनमें पोषण भरपूर मात्रा में दिया गया है, तो इन फसलों की भी पैदावार बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कृषि की नई पद्धतियों ने कृषि क्रांति लाकर खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, जैसे ड्रोन, पॉली हाउस कल्चर से उस खाद्य पदार्थ को सहज ही उपलब्ध करा दिया है जिनका किसी विशेष सीजन में ही खा सकते थे। तो ऐसी जो है अब इन ड्रोन व पॉली हाउस जो कल्चर है, इनसे अब सभी 12 मासी फसलें 12 महीनों में मिलेंगी। आप सभी फ्रूट्स जो हैं आपको 12 महीने में मिल सकते हैं। रिमोट सेंसिंग व GIS सिस्टम ने इनपुटों का उपयोग को कम करके किसानों को मुनाफे का धंधा बनाने की क्षमता को अवगत कराए। रिमोट सेंसिंग और GIS का भी इन्होंने बताया है। साथ ही सरकार परंपरागत कृषि विकास की योजनाओं व ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दे रही है। DBT योजना, जनधन योजना ने किसानों को सहज ही कृषि ऋण उपलब्ध कराने की ओर अग्रसर किया है। दोस्तों, अगर आप ऐसा निबंध लिखेंगे तो कोई भी परीक्षक आपका नंबर नहीं काट सकता है। देखिए, पहले इन्होंने पूरे खाद्य संकट को बताया, खाद्य संकट के बारे में बताकर फिर इन्होंने ये पूरा जो है संकट के भी विभिन्न अवस्थाओं को बताया। कोविड मतलब करंट से इस आंसर को जोड़ा। फिर इसके बाद विभिन्न रिसर्च को भी इसमें बताया कि कौन कौन सी रिसर्च, कैसी कैसी यूनिवर्सिटी, किस प्रकार का खाद्यान्न संकट, शहरों में किस प्रकार की फूड वेस्टेज की समस्याओं को बताया। इसके बाद इन्होंने अब ये बताया कि अब इसमें सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो निबंध हमेशा ऐसा ही संतुलित होना चाहिए जिसमें पूरे आयामों को कवर किया जा सके। अब इन्होंने इसमें बताया है कि DBT जनधन योजनाओं ने किसानों को सहज ही कृषि ऋण उपलब्ध कराने की ओर अग्रसर किया है। इन सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त अभी हाल ही में सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए हैं। इन कानूनों का उपयोग कर किसान स्वयं को विश्व कृषि बाजार में से जोड़ सकते हैं। यद्यपि सरकार व किसानों के मध्य कुछ मतभेद हैं, जिन्हें सरकार को साफ करना चाहिए व इनके लाभों को कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाना चाहिए। इन दोनों तरह के खाद्य संकटों से निपटने के लिए सरकार व जनता को कुछ नई तकनीकें अपनानी होंगी, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ना सिर्फ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि इको वातावरण को सुधारने में भी मदद करती है। चूँकि इन्होंने ऐसे में बताया है कि खाद्य संकट का जो सबसे प्रमुख कारण है वह जलवायु परिवर्तन भी है। जलवायु परिवर्तन से हमारे किस प्रकार से विभिन्न देशों के प्राकृतिक स्रोत नष्ट होते हैं, तो उसके बारे में भी बताया है। संतुलित भोजन में हमें मोटे अनाजों को
बढ़ावा देना चाहिए। शहरों में किचन गार्डन की संकल्पना अच्छी है और प्रोजेक्ट कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही मनुष्य को ना सिर्फ स्वार्थी होकर अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे, बल्कि उसे प्राकृतिक स्रोतों का जो है दोहन करने का उचित और सभी को, देखिए इसमें ये बताया है कि जो मनुष्य है उसको स्वार्थी ना होकर ना सिर्फ अपनी ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें, बल्कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखकर विभिन्न मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करें, ताकि सभी लोग इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। क्योंकि धरती जिस पर सभी ने जन्म लिया है उसको सुखों का उपभोग करने का अधिकार जितना मनुष्य का है उतना सभी का है। तो इसी प्रकार जो है इन्होंने मनुष्य के साथ साथ प्राणी मात्र के लिए भी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। चूँकि जानवरों के लिए चारा और अच्छे प्राकृतिक वातावरण से जो है विभिन्न वन्य जीवों के लिए भी अच्छा वातावरण उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी आयामों को कवर करते हुए आंसर्स लिखना है। मनुष्य इस तथ्य को भूलकर सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगा है। ऐसा ना हो कि कोरोना के अतिरिक्त ग्रिगोरिया माइट्रोटेरिया, जो हमने शुरुआत में इसके बारे में पढ़ा था, जिसका अर्थ है कि जो अस्तित्व है वह संकट में है, मनुष्य के अस्तित्व की समाप्ति कर दे। अंत में मैंने जब संपूर्ण इसकी जानकारियाँ खोजनी चाहिए तो पाया कि इसके पूर्वी अफ्रीकन देशों में इराक, पाकिस्तान की खेती की फसलों को खाकर संपूर्णतः नष्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत की ओर प्रवेश कर गया है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रिगोरिया माइक्रोटोरिया की जो संकल्पना है वह निरंतर बढ़ती जा रही है, और यह जो संकल्पना है पूर्वी अफ्रीकन देशों में एवं इराक, पाकिस्तान इत्यादि देशों में भी बढ़ती जा रही है, और शीघ्र ही यह संकल्पना भारत में भी आ सकती है। सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो इसे टिड्डी का दल भी कहा जा सकता है। यह जिस रास्ते से गुजरता है वहाँ पर जो है पूरी तरह से वहाँ की जो फसलें हैं, वनस्पतियाँ पूरी तरह से खा जाता है। अतः मनुष्य का भविष्य में आने वाले इस जलवायु संकट से उत्पन्न टिड्डी दल को भी रोकना होगा। इस प्रकार से दोस्तों यह पूरा बहुत अच्छा आंसर लिखा है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आई होप दोस्तों आपको इस ऐसे से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो लोग ना सिर्फ 2019, 2020, 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह निबंध काफ़ी यूज़फुल रहेगा। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आई और इस वीडियो पर अगर 500 से ज़्यादा लाइक हुए और 1000 प्लस इसके व्यूज़ हुए तो फिर आपको यह इस वीडियो की फ्री PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे ही निबंधों की सीरीज भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट के जरिए बताइए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे निबंध प्रोवाइड करा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए ताकि विनर्स एजुकेशन पॉइंट की अधिकांश वीडियो फ्री PDF के रूप में आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा सके। इसमें इनके लिए मिले हैं दोस्तों 31 मार्क्स, लेकिन अगर चूंकि ये 31 मार्क्स मैंने दिए हैं, अगर कोई और अच्छा टीचर होगा और इनको आराम से एग्ज़ाम में इसी ऐसे पर 40 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों बनी रहिए विनर्स एजुकेशन पॉइंट के साथ।